असलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, वही हुआ जिसका हम सबको एक अंदेशा था कि इसराइल अब पाकिस्तान के खिलाफ भी कुछ दरपर्दा या खुलकर काइनेटिकली कर सकता है। रिसेंटली एक कार्गो शिप थी जो कि ईरान की बंदरगाह से यमन जा रही थी, और यमन की पोर्ट पर इस पर एक ड्रोन अटैक हुआ है। और सबसे ज़्यादा दिलचस्प चीज़ ये है कि एम टी क्लिपर नाम की ये शिप, जो कि बेसिकली पैनमा फ्लैग शिप है, इस पर टोटल 27 लोग सवार थे, यानी कि 27 क्रू मेंबर्स इस पर मौजूद थे। और इन 27 क्रू मेंबर्स में से 24 क्रू मेंबर्स पाकिस्तानी थे। देन यहाँ 2 श्रीलंकन और एक नेपाली शख्स भी शामिल था। इस ड्रोन अटैक में अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान तो नहीं हुआ और ना ही शिप को भी डैमेज हुआ है। लेकिन जब इस पर इजरायली ड्रोन का अटैक होता है तो उसी वक्त जो हाउथी फाइटर्स हैं, यानी यमन की आर्मी आप कह सकते हैं, वहाँ दो धड़े हैं बेसिकली। जो हाउथी कंट्रोल्ड यमन है, उसके फाइटर्स आके इस शिप को सीज करते हैं, इसको कंट्रोल में ले लेते हैं, और उसके बाद एक टेंशन क्रिएट हो जाती है। शुरू में तो बेसिकली यही पता नहीं लग रहा था कि इस पर अटैक किया किसने है। इंडियन साइड पर ये प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है कि चूंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस डील साइन कर ली है, तो हाउसीज ने उसी वजह से इस शिप को निशाना बनाया, और इसकी वजह से अब पाकिस्तान की आर्मी और हाउसीज के दरमियान कोई जंग हो गई और एटसेट्रा एटसेट्रा। बट हमने उस वक्त भी एक ट्वीट किया और इस चीज़ को वाजे किया था कि इसके पीछे मोस्ट प्रोबेबली इसराइल है। देन 27 सितंबर की शाम को पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ऑफिशियली ट्वीट करते हैं और इस चीज़ को क्लैरिफाई किया जाता है कि ये ड्रोन अटैक इजरायली था, ना कि हाउथीज का। अब करंटली इस शिप के स्टेटस की बात की जाए तो ये यमनी पोर्ट से जिबूती मूव हो चुकी है, जो कि बेसिकली हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इरिटेरिया और इथोपिया के दरमियान एक छोटा सा कंट्री है। ये एक बहुत लंबे अरसे के बाद पहला ऐसा अटैक है जिसमें इसराइल ने पाकिस्तानी नेशनल्स को इस तरह डायरेक्टली इंगेज किया है। इससे पहले नवंबर 2023 में एक इजरायली फ्लैगशिप इंडियन ओशन में मौजूद थी और उस पर एक कामिकाजी ड्रोन अटैक हुआ था। उस वक्त इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने इस ड्रोन अटैक का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाने की कोशिश की थी। हमने उस पर डिटेल्ड वीडियोस बनाई हुई हैं, लिंक उनका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने रेड सी में अपनी डिप्लॉयमेंट को बढ़ाया, और इस वक्त पाकिस्तान एटलीस्ट अपनी एक वॉरशिप को मिडिल ईस्टर्न साइड पर जरूर रखता है। अभी इस वक्त की बात की जाए तो पाकिस्तान की एक तबूक क्लास कॉर्वेट मिडिल ईस्टर्न साइड पर मौजूद है, और रिसेंटली उसने ओमान का दौरा किया था। लेकिन ओमान और यमन जहां ये वाक़या हुआ है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, जिसकी वजह से आई बिलीव कि पाकिस्तानी शिप उस एरिया में मौजूद ही नहीं थी। और दूसरा, पाकिस्तान नेवी अपनी एक शिप से इतने बड़े एरियाज को कवर नहीं कर सकती, सो इस वजह से यहाँ कंबाइंड टास्क फोर्स बनाई गई है। रिसेंटली पाकिस्तान ने जनवरी 2025 में CTF 151 की कमान संभाली, और इस कंबाइंड टास्क फोर्स के अंडर जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एरिया है, इथोपिया सोमालिया के रीजन जहाँ सोमाली पायरेट्स वगैरह मौजूद होते हैं, उसको सेफगार्ड करना और वहाँ आने वाली किसी भी किस्म के तिजारती शिप्स को बाहिफाजत उनकी मंजिल की तरफ लेकर जाना है। इससे पहले सोमालियन पायरेट्स मल्टीपल शिप्स पर अटैक भी कर चुके हैं। अब इंडिया ने यहाँ एक नया प्रोपेगेंडा लॉन्च करने की कोशिश की कि ये दिखाया जाए कि पाकिस्तान अब यमन के खिलाफ लड़ने जा रहा है और यमन ने ये अटैक किया है। तो वो आपको कंफर्म हो ही गया होगा। पाकिस्तान यमन के ना कभी खिलाफ था। उल्टा पाकिस्तान इस वक्त ये कोशिश कर रहा है कि सऊदी अरब और यमन के दरमियान डिप्लोमेटिक चैनल्स को बहाल किया जाए, और इस वक्त भी यमन और सऊदी अरब के दरमियान की जो राइवलरी है, ये एस्केलेशन है, वो ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन अब इस इजरायली अटैक के बाद पाकिस्तान के लिए भी मल्टीपल सिक्योरिटी चैलेंजेस मौजूद हैं, ना सिर्फ इंडियन साइड पर और अफगान साइड पर, बल्कि अब मिडल ईस्टर्न साइड पर भी। पाकिस्तान की ऑलमोस्ट 90% जो ट्रेड है वो समुद्र के थ्रू आती है, और ये मिडल ईस्टर्न रूट पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशल हो जाता है। इसीलिए पाकिस्तान अपनी एटलीस्ट एक वॉरशिप को मिडल ईस्टर्न एरियाज में डिप्लॉयड रखता है। और उसकी दूसरी वजह कि पाकिस्तान CTF 150 और 151 जैसी कंबाइंड टास्क फोर्स का भी हिस्सा है। इसी टास्क फोर्स को यूज़ करते हुए US ने लेट 2024 में एक फॉर्मेशन लॉन्च की कुछ कंट्रीज़ की कि वो यमन के खिलाफ लड़ेंगे। तो पाकिस्तान ने ऑफिशियली उस वक्त रिजेक्ट कर दिया था अमेरिका के इस ऑफर को या रिक्वेस्ट को कि हम अमेरिका के साथ मिलकर यमनी हाउथीज के खिलाफ नहीं लड़ेंगे और इस खित्ते में होने वाली किसी भी जंग के साथ अपने आप को मुंसलिक नहीं करेंगे। यही वजह है कि हाउथीज ने कभी भी पाकिस्तानी कार्गो शिप को अटैक नहीं किया, और ये कार्गो शिप भी बेसिकली ईरान से यमन जा रहा था LNG लेकर, जिसको इसराइल ने अटैक किया। और इससे 1 से 2 दिन पहले ही इजरायली फाइटर जेट्स यमन के मल्टीपल सिटीज़ पर बॉम्बिंग कर चुके हैं, जिसमें इजरायली सोर्सेज ये कहते हैं, ये इजरायली मिलिट्री कहती है
कि उन्होंने यमन के मुख्तलिफ रडार स्टेशंस को, वेपन डिपोज को डिस्ट्रॉय किया और इसके जवाब में यमन ने भी इलात के एरिया में ड्रोन्स वगैरह फायर किए और कुछ मिसाइल्स फायर किए, जिनमें से कुछ मिसाइल्स और कुछ ड्रोन्स को इजराइल ने इंटरसेप्ट कर लिया, जबकि एटलीस्ट एक ड्रोन इलात सिटी में इन्फिल्ट्रेट करने में कामयाब हुआ और वहां उसके एक्सप्लोजन की वजह से डैमेज भी हुआ। इसराइल इस वक्त पाकिस्तान को दो तरह से इंगेज कर रहा है। एक तो उसने अब जो मिडल ईस्ट में ये काम किया है, खासतौर पर रेड सी के एरिया में, कि एक पाकिस्तानी क्रू मेंबर जिस शिप पर मौजूद थे एक्सक्लूसिवली उसको टारगेट किया गया और यहाँ वो बेसिकली फ्रस्ट्रेटेड हैं कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है और इसके बाद मल्टीपल दूसरी गल्फ कंट्रीज भी पाकिस्तान के साथ ऐसे डिफेंस एग्रीमेंट साइन करने की तरफ जा सकती हैं और यही चीज़ इजराइल के लिए एक परेशानी का सबब भी है। हम इस डिफेंस एग्रीमेंट और मिडल ईस्ट की सिचुएशन पर भी मल्टीपल वीडियोस बना चुके हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूं। और दूसरी तरफ इजराइल इंडिया को कम्प्लीटली वेपन सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। वेपन टेक्नोलॉजीज के कॉन्टेक्स्ट में ज्वाइंट वेंचर्स किए जा रहे हैं ताकि इंडियन साइड से, इनकी ईस्टर्न साइड से भी पाकिस्तान पर प्रेशर बढ़ाया जाए और आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान इसको किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा और इसमें जो पाकिस्तान के एलाइज हैं वो किस तरह पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे और क्या लाहे-अमल आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ जिसकी ज़रूरत महसूस हो रही है और इसको हम पहले भी एडवोकेट करते आ रहे थे कि पाकिस्तान नेवी के एसेट्स की तादाद ज़्यादा करने की ज़रूरत है ताकि जो लॉन्गर डिस्टेंस पर आपकी सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास एक से ज़्यादा शिप्स हों और वो इसी कॉन्टेक्स्ट में पॉसिबल है कि आप कुछ नई शिप्स को भी इंडक्ट करें। इसके साथ साथ नेवी की कैपेसिटी बिल्डिंग की भी ज़रूरत है क्योंकि इंडियन नेवी ऑलरेडी अपनी वॉरशिप्स की तादाद बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा रही है और उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान नेवी ने ना सिर्फ अपने ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है बल्कि उसके साथ साथ इंडिया की उस हायरार्की को भी बेटर करना है। तो इसलिए पाकिस्तान नेवी के पास ज़्यादा रिसोर्सेज का होना भी ज़रूरी है और कुछ बोल्ड स्टेप्स लिए जाने की ज़रूरत है, जैसा कि डिस्ट्रॉयर्स को इंडक्ट करने की तरफ हमें सोचना होगा या अगर हम इवन फ्रिगेट या कॉर्वेट्स ले रहे हैं तो उन पर हम सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंडक्ट कर सकें। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।